A very welcome learners to our channel Bio Academy। इस वीडियो में आज हम देखेंगे आरएनए का आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे लेके जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि आरएनए क्या है और आरएनए कहाँ कहाँ काम कर सकता है। आरएनए एक बहुत ही वर्सेटाइल न्यूक्लिक एसिड है जो जीन एक्सप्रेशन के लिए काम करता है। वो एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रेगुलेटर की तरह काम करता है। आरएनए का आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि जीन्स कैसे एक्सप्रेस करता है। उसका फंडामेंटल जो स्टेप है आरएनए का आइसोलेशन में और टेक्नोलॉजीज जो इन्वॉल्व है वो फॉर एग्जांपल आरएनए सीक्वेंसिंग है, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर जिसको हम क्यूब आरटीपीसीआर भी बोलते हैं। फिर ये जो टेक्निक्स है, दिस टेक्निक्स अलाउ साइंटिस्ट टू एनालाइज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, जीन एक्सप्रेशन लेवल्स एंड आइडेंटिफाई न्यू जीन स्ट्रक्चर्स। जो की प्रॉपर्टीज है आरएनए का वो ये है कि वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड है और वो बहुत ही फ्रेजाइल है डीएनए कंपेयर टू डीएनए एंड दे आर हाईली प्रोन टू डिग्रेडेशन बाय आरएनएजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस। सो जो आरएनए का डिग्रेडेशन अगर हो गया, ठीक है, तो हम लोगों का जो डाटा है, जो जेनेटिक डाटा है वो लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को आरएनए के आइसोलेशन में ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कंडीशंस आइसोलेशन के समय वो आरएनए फ्री कंडीशन हो। ठीक है। हम लोग ये ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे अब मैंने एक निमोनिक लिखा है इधर, रिप आरएनए। रिप आरएनए में हम लोग देखते हैं कि आरएनए सेंसिटिव होता है। आरएनए सेंसिटिव होता है, वो इंस्टेबल होता है और प्यूरिफिकेशन बहुत क्रिटिकल होता है उसका फंक्शन प्रिजर्वेशन करने के लिए। अच्छा, डीएनए और आरएनए में फंक्शन क्या है? डीएनए में ये जो 2' पोजीशन में उसमें एक ओएच ग्रुप नहीं रहता, लेकिन आरएनए में ये ओएच ग्रुप रहता है। आरएनए का डिफरेंट टाइप्स क्या है? आरएनए में हम लोग देखते हैं कि एमआरएनए प्रेजेंट है, टीआरएनए प्रेजेंट है, आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत एसेंशियल है, टीआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आता है और एमआरएनए जो मैसेंजर की तरह काम करता है। ऐसे ही एसएनआरएनए है, स्नो आरएनए है, एमआरएनए जो इंटरफेरेंस करता है, एसआरएनए भी इंटरफेरेंस करता है, साइलेंस करता है जीन एक्सप्रेशन को एंड लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए भी होता है जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो मेन गोल जो आइसोलेशन के समय हम लोगों को रखना पड़ता है, ये कुछ मैंने 5 गोल्स यहाँ पर सेट किया है जो हम लोगों को आइसोलेशन के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट जो गोल होता है वो ये है कि हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट लाइसिस मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो हम लोग माइल्ड लाइसिस मेथड यूज कर सकते हैं या फिर हार्श लाइसिस मेथड यूज कर सकते हैं। माइल्ड में हम लोग हाइपोटोनिक यूज करेंगे जिसके लिए जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग अपना जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मतलब साइटोप्लाज्मिक जो माइल्ड और अगर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रिजर्व रह गया तो हम लोग साइटोप्लाज्मिक जो आरएनए है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और हार्श में क्या होता है, हार्श में हम टोटल न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक दोनों आरएनए कंटेंट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड गोल जो है, सेकेंड गोल के लिए हम लोगों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट है हम लोगों का आइसोलेशन एनवायरनमेंट है वो आरएनए फ्री होना चाहिए और आरएनए को हम लोगों को पूरा कंप्लीट तरीके से इनहिबिट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आरएनए फ्री रिएजेंट्स हम लोग यूज करें, स्ट्रॉन्ग डीनेचरेंट एजेंट्स यूज करें जैसे कि ग्वानिडियम थायोसाइनाइड। ये ग्वानिडियम थायोसाइनाइड जो है वो एक केयोट्रोपिक एजेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तोड़ देते हैं। ये ग्वानिडियम थायोसाइनाइड मेनली हम लोग एनिमल सेल एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। एनिमल सेल का जो कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सब कुछ तोड़ देता है। एंड ये ग्वानिडियम थायोसाइनाइड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केयोट्रोपिक एजेंट, इसको केयोट्रोपिक एजेंट मेनली बोलते हैं। और हम लोगों को कुछ कुछ आरएनएस इनहिबिटर्स अगर चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें। थर्ड गोल जो है वो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि प्रोटीन्स इफेक्टिवली रिमूव हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज कर सकते हैं, वो है क्लोरोफॉर्म फिनॉल एक्सट्रैक्शन मेथड।
इसमें हम लोग प्रोटीनेज के डाइजेशन यूज कर सकते हैं और सिलिका कोलोन्स भी यूज कर सकते हैं फॉर टू प्यूरिफाई। फिर हम लोगों को गोल 4 में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसेंट्रेट एंड आरएनए प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग अल्कोहल प्रेसिपिटेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और फिफ्थ गोल में हम लोगों को आरएनए को अच्छे तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। हम लोग उसको एलिक्विड में या फिर आरएनए फ्री ट्यूब्स में हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं -80 डिग्री, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है या फिर -20 डिग्री अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है। ठीक है। तो आरएनए का जो टाइप्स है वो मैंने पहले बोला है कि किस तरीके का आरएनए हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। तो टोटल आरएनए के लिए हम लोग जैसे पूरा देखा हम लोगों ने, उसमें क्या क्या आएगा, mRNA, tRNA, RNA, माइक्रो आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए, सब कुछ आ जाएगा। फिर साइटोप्लाज्मिक आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए, mRNA। तो ये मैंने टेबल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ओवरऑल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर और प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर मैंने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर अगर हो गया तो वो उससे क्या होगा, आरएनए कंटेंट रिलीज हो जाएगा, और उसके लिए हम लोगों को आरएनए से इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मैंने बताया पहले कि आरएनए फ्री एनवायरनमेंट रखना पड़ता है, नहीं तो आरएनए आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। और ये कौन करेगा, ये करेगा केओट्रोपिक सॉल्ट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। और जो मिक्सचर होगा वो एक्वस फेज में हम लोगों का आएगा आरएनए। ठीक है। इंटरफेस में आएगा डीएनए, और जो ऑर्गेनिक फेज होगा बॉटम में होगा, उसमें प्रोटीन प्लस लिपिड्स होगा। हम लोग पीएच एडजस्ट कर सकते हैं, पीएच 4.5 से 5 तक होना चाहिए। और ताकि आरएनए का जो पार्टीशन हो वो एक्वस फेज में हो जाए। ठीक है। और आरएनए बिकम्स बहुत ही ज्यादा इंसोल्युबल इन अल्कोहल एंड प्रिसिपिटेट्स आउट ऑफ सॉल्यूशन। कुछ कुछ कंपोनेंट्स है हम लोग देखते हैं और उसका रोल भी देख लेंगे। ये जो ग्वानिडियम थायोसाइनेट है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को डिनेचरेट कर देता है और आरएनएस को भी। फिर सोडियम साइट्रेट वो आयनिक स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। सार्कोजाइल वो सोल्यूबलाइज करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को। बीटा मार्केप्टिनॉल वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है काइनेसिस में। और फिर फिनॉल जो है वो एसिडिक होता है, वो क्या करता है, वो भी प्रोटीन को डिनेचर करता है, डीएनए को डिनेचर करता है। फिर क्लोरोफॉर्म वो फेज सेपरेशन एनहेंस करता है। आइसोप्रोपाइल इथानॉल आइसोप्रोपानॉल एंड इथानॉल वो क्या क्या करता है, आरएनए को प्रिसिपिटेट करता है। ठीक है। तो ये जो ओवरऑल फ्लो चार्ट है हम लोग देख सकते हैं। सैंपल कलेक्ट करेंगे, सेल लाइसिस करेंगे, आरएनए को इनएक्टिवेट करेंगे, फेज सेपरेशन करेंगे। उसके बाद आरएनए का प्रिसिपिटेशन होगा अल्कोहल और सॉल्ट से। ठीक है। आरएनए का वॉशिंग करेंगे इथेनॉल से, इल्यूशन करेंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे, और लास्टली हम लोग उसको स्टोर कर देंगे। जो आरएनए का एक्स्ट्रा ये डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लोग ग्वाइडम थायोजोनेट या फिर ट्राइजोल दे सकते हैं। ठीक है। फिनॉल एक्सट्रैक्शन पे तो जो पैलेट होगा उसमें सेल रहेगा। और ये पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है, हम लोग इससे देख सकते हैं। ओके। ये मैंने फ्लोचार्ट में बोल दिया है ऑलरेडी। ठीक है। कुछ लाइसिस मेथड का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे जेंटल लाइसिस हो गया और क्योट्रोपिक लाइसिस हो गया। उसमें ये चीज हम लोग जैसे हाइपोटोनिक, ठीक है, ये NP40, IGPAL ये हम लोग यूज कर सकते हैं। आरएनए इनहिबिशन के लिए ये पार्शियल, इसमें इस टेक्निक में पार्शियल इनहिबिशन होगा। और साइटोप्लाज्मिक आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं हम लोग। और अगर हम लोग क्योट्रोपिक करते हैं तो गोनाडियम और सार्कोजाइल ये दोनों यूज करना पड़ेगा, और कंप्लीट इनहिबिशन हो जाएगा आरएनए का। एंड इट इज यूज्ड फॉर टोटल आरएनए एक्सट्रैक्शन, न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक। ठीक है। और ये जो NP40 है वो अभी डिसकंटिन्यूड हो गया है, उसी उसकी जगह पे अभी IGPL 60 CA 630 अभी वो केमिकली आइडेंटिकल है NP40 से, वो यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। कुछ कुछ मेथड से हम लोग बोलेंगे कि क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मेथड 1 में हम लोग देखते हैं कि जेंटल हाइपोटोनिक लाइसिस, उसमें ये स्टेप्स है।
जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ये जो जेंटल हाइपर मैंने पहले भी बोला है कि ये साइटोप्लाज्मिक आरएनए का एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो these आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। हम लोग प्रिपेयर करेंगे लाइसिस बफर, ये है उसका क्वांटिटी जो प्रोटोकॉल में रहता है। देन उसको रिसस्पेंड करेंगे कोल्ड बफर में, इंक्यूबेट करेंगे आइस में 5 मिनट के लिए, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो पैलेट में आएगा, पैलेट में न्यूक्लियर डेब्रिस आ जाएगा, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, द सुपरनेटेंट विल बी ट्रांसफर एंड मिक्स्ड विथ व्हाट, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड आइसोमाइल अल्कोहल। उसका रेशियो क्या होगा, 25:24:1। फिर उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे अपर एक्वस फेस, जो आरएनए रिच होगा। देन हम प्रिसिपिटेट कर लेंगे उसको 0.1 वॉल्यूम 3। ठीक है, ये जो 3 मोलर NaOC 2.5 वॉल्यूम ऑफ 100% इथानॉल। देन हम लोग को उसको ओवरनाइट -20 डिग्री में उसको स्टोर कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। देन नेक्स्ट डे हम लोग क्या कर लेंगे, वॉश पैलेट कर लेंगे 70% इथानॉल से, देन यार्ड ड्राई, देन अगेन रिसस्पेंड इन आयरन फ्री वाटर। उसको बाद इसके बाद ये हम लोगों का यील्ड होगा। दिस इज द यील्ड that we can see per 10 to the power 7 cells। ठीक है। दूसरा जो हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड, ये है ग्वानिडियम एसिड फिनॉल एक्सट्रैक्शन। उसमें से हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग पूरा टोटल आरएनए हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड क्या है, उसमें हम लोग ट्राइजोल और एसिड फिनॉल मेथड यूज कर सकते हैं। रिएजेंट ट्राइजोल होम और होममेड, मतलब हम लोग खुद भी बना सकते हैं लाइसिस बफर। ठीक है। 4 ml guaranum thiocyanide, 25 मिलीमोलर सोडियम साइट्रेट, 0.5 सार्कोसाइल एंड 100 मिलीमोलर बीटा मार्केप्टो इथेनॉल। बीटा मार्केप्टो इथेनॉल का काम बोला था मैंने, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। ये जो स्टेप्स है हम लोग देख सकते हैं। पहले लाइसिस करना पड़ेगा कुछ, फिर इसके बाद जो केमिकल्स है उसको 49:1 रेशियो में ऐड करना पड़ेगा उसको, क्लोरोफॉर्म और आइसोमाइल अल्कोहल। हम लोग वॉर्टेक्स कर सकते हैं, वॉर्टेक्स करने के बाद आइस में उसको इंक्यूबेट कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज, फिर सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे एक्वस फेस को। ठीक है। और एक फिर से उसको इंक्यूबेट करेंगे -20 डिग्री में, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं और ओवरनाइट के लिए कर सकते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे और फिर ड्राई और डिसॉल्व कर देंगे किसमें, टीई बफर और आरएनए फ्री वाटर में। तीसरा जो मेथड है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, वो है सिलिका कॉलम बेस्ड प्यूरिफिकेशन। इसमें हम लोग कमर्शियल किट्स जो अवेलेबल है, वो ये कुछ कमर्शियल किट्स अवेलेबल है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो स्टेप्स है वो सिमिलर है। पहले तो हम लोग लाइस करेंगे वैनेडियम बफर से, फिर आरएनए को बाइंड कर देंगे सिलिका मेम्ब्रेन से, और उसके बाद वॉश करेंगे इथानॉल कंटेनिंग बफर। ऑप्शन, ये ऑप्शनल है। ठीक है। ये जो फोर्थ स्टेप है ये ऑप्शनल है, वो मतलब डीएनए वन लाइगेशन डाइजेशन भी चाहिए, क्योंकि डीएनए का कंटेमिनेशन भी हो सकता है अगर प्योर आरएनए चाहिए तो। ठीक है। और ये जो एडवांटेज है इस प्रोसेस का, ये बहुत रैपिड है, हाई क्वालिटी आरएनए हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डीएनए फ्री रहता है और फिनॉल इन्वॉल्व नहीं रहता। ठीक है। इसको हम लोग इस न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं। पहले लाइस, LVWE, लाइस, बाइंड, वॉश एंड एल्यूट। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, सीजियम क्लोराइड और सीजियम TFA डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग अल्ट्रा प्योर आरएनए आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। बहुत ज्यादा मतलब प्योरिटी रहता है, प्योरिटी मेंटेन रहता है, और ये बहुत हाई एंड एप्लीकेशन में यूज होता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो एरे आरएनए सीक्वेंसिंग। तो हम लोगों का जो रिएजेंट मेन चाहिए वो है सीजियम क्लोराइड, CSTFA ग्रेडियंट और ग्वानिडियम लाइसिस बफर। जो स्टेप्स है इन्वॉल्व हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। सिमिलर स्टेप्स है, मैं उसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उसका जो मेन ड्रॉबैक है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को एकदम अल्ट्रा प्योर आरएनए अगर चाहिए होगा तो वो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, और केमिकल्स का भी जरूरत है, जो जिसके लिए एक्सपेंस आएगा ही, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन।
पांचवा जो मेथड है हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये है कि साइमल्टेनियस आरएनए और डीएनए का आइसोलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो साइमल्टेनियस आरएनए और डीएनए का कंसेप्ट है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। इसके लिए हम लोगों को बोथ डीएनए और आरएनए का छोटा सा सैंपल चाहिए होगा, कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हम लोगों को सैंपल चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग कंसेप्ट ये मेनली है कि एसिडिक फिनॉल जो रहता है उसमें आरएनए एक्वस फेज में रहेगा और अल्कलाइन पीएच में डीएनए एक्सट्रैक्ट हम लोग कर लेंगे ऑर्गेनिक फेज से। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो स्टेप्स में इंक्लूड होगा, पहले तो लाइस करना पड़ेगा एचडीएस या फिर ईडीटी बफर से, देन एक्सट्रैक्ट विथ फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अपर जो पोर्शन होगा उसमें आरएनए रहेगा, लोअर में डीएनए रहेगा फेज। तो हम लोग ये जो डिफरेंशिएशन है, अपर फेज में आरएनए रहेगा, लोअर फेज में डीएनए रहेगा, उसको उससे हम पूरा कंप्लीटली डीएनए और आरएनए को सेपरेट कर सकते हैं। और फिर हम लोग प्रिसिपिटेट कर लेंगे ईच न्यूक्लिक एसिड विथ अल्कोहल। ये जो इसका जो बेनिफिट है, दिस इज वेरी एफिशिएंट यूज ऑफ सैंपल एंड प्रिजर्व बोथ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, आरएनए जो आरएनए प्रिसिपिटेशन, सॉल्ट एंड अल्कोहल कॉम्बिनेशन हम लोग इस मेथड में यूज करेंगे। ये है, यू कैन use this methods, okay, and इसमें जो टिप रहेगा, it is to use ice cold alcohol and incubate it overnight at -20 degree for the best yield। आरएनए का क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में देख सकते हैं, उसको हम लोग मतलब नैनोड्रॉप में भी देख सकते हैं। जो अगर एब्सॉर्बेंस 260 बाई 280 दो आ गया, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज प्योर आरएनए। Very important, it is pure RNA. And if the absorbance of by at 260 nanometer by 230 nanometer is more than 1.8, then it is then uh, no phenol salt contamination हो सकता है उसमें, और प्योर आरएनए का संभावना भी कम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं हम लोग 1.2% अगर रोज जेल। देन इंटेक्ट यूकेरियोटिक आरएनए के लिए हम लोग टू शार्प बैंड्स देख सकते हैं, 28S जो स्ट्रॉन्ग होता है, और फिर 18S आरएनए का भी देख सकते हैं। स्मेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्मेयरिंग करते हैं तो दिस इज इक्वल टू डिग्रेडेड आरएनए। देन बायो एनालाइजर यूज करते हैं। ठीक है, आरएनए स्टोरेज के लिए हम लोग देख सकते हैं कि आरएनए को हम लोग स्मॉल एलिक्यूट्स में स्टोर कर सकते हैं, 10 to 50 माइक्रोलीटर, और टू अवॉइड द फ्रीज थॉ साइकिल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म्स के लिए अगर स्टोर करना है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टोर करना है तो -80 डिग्री में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो फॉर्म होगा वो डिजोल्व इन आरएनए फ्री वाटर और इथेनॉल प्रेसिपिटेटेड, एंड एड इफ पॉसिबल आरएनएस इनहिबिटर्स इफ नेसेसरी। ठीक है, देन कुछ कुछ जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दिस दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द ट्रबल शूटिंग। ठीक है, जो ट्रबल को हम लोग निकाल निकाल फेंकते हैं, वो कैसे करेंगे? दिस इज, अगर लो यील्ड है तो लाइकली कॉज क्या है? इनकम्प्लीट लाइसिस हुआ है। तो हम लोग सोल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्रेश लाइसिस बफर यूज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज टेक्निक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन अगर आरएनए डिग्रेडेशन हो रहा है, देन आरएनए का कंटामिनेशन ऑब्वियसली हो रहा है, इसलिए आरएनए डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हम लोग इनहिबिटर्स यूज करेंगे, कोल्ड कंडीशन यूज करेंगे, ग्लव्स यूज करेंगे, क्योंकि आरएनए बहुत इंस्टेबल होता है और टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है। देन अगर डीएनए का कंटेमिनेशन हो गया तो लाइकली डीएनए नहीं, मतलब स्टेप में हम लोग डीएनए नहीं यूज किया होगा, इसलिए तो डीएनए का कंटेमिनेशन हो गया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए वन ट्रीटमेंट कर सकते हैं पोस्ट एक्सट्रैक्शन। और अगर एब्सॉर्बेंस रेट अच्छा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोटीन का कंटामिनेशन हो रहा है। सो उसके लिए हम लोग फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन स्टेप्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो पूरा हम लोग
कैसे याद रख सकते हैं? जी गैस सी एस, ये एक निमोनिक मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, इससे हम लोग फॉर जी स्टैंड्स फॉर जेंटल लाइसिस, जी स्टैंड्स फॉर गुआनिडियम लाइसिस, ए स्टैंड्स फॉर एसिड फिनोल एक्सट्रैक्शन, एस फॉर सिलिका कॉलम, C for cesium chloride CSTFA gradient, and S for simultaneous DNA RNA extraction। ये सब मेथड्स हम लोग इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। ये रेफरेंस है जहाँ जहाँ से मैंने लिया था ये सब कुछ। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो and my explanation, then please give thumbs up and subscribe to our channel. Thank you so much.